आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 30, जिसका नाम है भुगतान शेष खाते अर्थ एवं घटक। भुगतान शेष खाते अर्थ एवं घटक इस चैप्टर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न होगा, व्यापार शेष क्या है, या व्यापार शेष से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, किसी देश के कुल दृश्य निर्यात एवं कुल दृश्य आयात के मूल्य के अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। किसी देश के कुल दृश्य निर्यात एवं कुल दृश्य आयात के मूल्य के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भुगतान शेष क्या है? आपका उत्तर होगा, एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्तियों व भुगतानों का विवरण भुगतान शेष कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर है? व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा, व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में निम्नलिखित अंतर है। पहला, व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों का लेखा जोखा होता है, जबकि भुगतान शेष में दृश्य और अदृश्य के अतिरिक्त पूंजी अंतरण का भी लेखा जोखा होता है। चौथा प्रश्न है, चालू खाता क्या है? इसके प्रमुख घटक कौन कौन है? चालू खाता क्या है? इसके प्रमुख घटक कौन कौन है? आपका उत्तर होगा, चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात का एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात का एक पक्षीय भुगतान का हिसाब किताब रखा जाता है। चालू खाता के 3 मद हैं। नंबर 1, दृश्य वस्तुओं का आयात और निर्यात। नंबर 2, अदृश्य मदों का आयात और निर्यात। नंबर 3, एक पक्षीय अंतरण। 5वां प्रश्न है, पूंजी खाता क्या है? इसके प्रमुख मद कौन कौन है? पूंजी खाता क्या है? इसके प्रमुख मद कौन कौन है? आपका उत्तर होगा, पूंजी खाता वह खाता है जो एक देश के निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के द्वारा उन समस्त सौदों से संबंधित है जिनसे किसी देश की सरकार और निवासियों की परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तन होता है। इसके प्रमुख मद हैं सरकारी सौदा, दूसरा गैर सरकारी अथवा निजी सौदा, तीसरा प्रत्यक्ष निवेश, चौथा पोर्टफोलियो निवेश। छठा प्रश्न है, चालू खाता की विशेषता को लिखें। चालू खाता के विशेषता को लिखें। आपका उत्तर होगा, चालू खाता के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चालू खाता में सभी निर्यातों को धनात्मक मद में गिना जाता है। नंबर 2, चालू खाता के सभी आयातों को ऋणात्मक मद में गिना जाता है। नंबर 3, वस्तुओं के निर्यात और आयात के शेष को व्यापार शेष कहा जाता है। नंबर 4, सेवाओं के निर्यात एवं आयात शेष को अदृश्य व्यापार शेष कहा जाता है। 5वां, एक पक्षीय प्राप्तियों को धनात्मक मद माना जाता है। 7वां प्रश्न है, पूंजी खाता की विशेषता को लिखें। पूंजी खाता की विशेषता को लिखें। आपका उत्तर होगा,
पूंजी खाता की विशेषता निम्नलिखित हैं। वे सभी पूंजीगत सौदों जिनके कारण विदेशी मुद्रा का प्रवाह देश में होता है, भुगतान संतुलन की पूंजी खाते में धनात्मक मद के रूप में लिखा जाता है। दूसरा, वे सभी पूंजीगत सौदे जिनके कारण विदेशी मुद्रा का प्रवाह देश के बाहर हो जाता है, उन्हें भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में ऋणात्मक रूप में लिखा जाता है। तीसरा, प्रत्यक्ष विनियोग तथा पोर्टफोलियो विनियोग के शुद्ध मूल्य को पूंजी खाता शेष में लिखा जाता है। आठवां प्रश्न है, पोर्टफोलियो निवेश क्या है? पोर्टफोलियो निवेश क्या है? आपका उत्तर होगा, यदि कोई विदेशी संस्थागत विनियोगकर्ता भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी के अंशपत्र को खरीदता है तो इसे पोर्टफोलियो विनियोग कहते हैं। नौवां प्रश्न है, भुगतान शेष में असंतुलन के क्या कारण हैं? भुगतान शेष में असंतुलन के क्या कारण हैं? आपका उत्तर होगा, भुगतान शेष में असंतुलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विकासशील देश के द्वारा बड़े पैमाने पर विकास में किया गया व्यय। दूसरा, भारी मात्रा में किया गया आयात। तीसरा, व्यापार चक्र। चौथा, बढ़ती कीमतें। पांचवा, आयात प्रतिस्थापन। छठा, सुरक्षा पर ज्यादा व्यय। सातवां, विश्व के देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध एवं युद्ध की स्थिति। सातवां, विदेशों में दूतावास का विस्तार। सातवां, प्राकृतिक आपदाएं। तो भुगतान संतुलन के असंतुलित होने का ये प्रमुख 8 कारण हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।